जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार दरोगा की नई भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में प्रीवियस ईयर से जीके और साइंस को मिलाकर इस बुक से हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। और साथियों, ये जो बुक है बिहार दरोगा के लिए सॉल्व पेपर का बुक है। इसमें साथियों टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो कि 2008 से लेकर 2024 तक में स्नातक स्तरीय जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का इसमें पेपर दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस किस एग्जाम का पेपर है, जैसे कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा, ठीक है, ये तो आपको मिलेगा। बिहार उत्पाद अवर निरीक्षक का मिल जाएगा, एएसआई का मिल जाएगा, स्टेनो एसआई का मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार वन दरोगा यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, इन सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर इस बुक में दिया हुआ है। तो आपके बिहार दरोगा एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है। तो यहाँ पर देखिए तीन गोलमेज, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं तीन गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा कब हुआ था 1931 में, और तीसरा वाला कब हुआ था तो 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था तो BR अम्बेडकर ने। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एक व्यक्ति और थे तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। तो दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने केवल दूसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन है 1931 वाला, इसी में भाग लिया था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन BR अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो साथियों, 1931 में हुआ था कराची का अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। इनकी जयंती पर 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। और इन्हीं की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ पर है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर। चलिए आगे देखिए, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे। सही जवाब है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, हम्पी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम्पी क्या थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। और इसकी खोज किसने किया था, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी क्या थे। तो मैकेंजी जो है एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे, साथ में क्या थे, सर्वेक्षक और मानचित्रकार भी थे। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो साथियों, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग जो है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्राम सभा। पंचायती राज के लिए जो त्रिस्तरीय संरचना है ये किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। कौन कौन से त्रिस्तरीय संरचना है, तो ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है और जिला परिषद है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन। अशोक मेहता समिति की बात करें जो कि पंचायती राज से ही संबंधित है, गठन कब हुआ था 1977 में। एलएम सिंघवी समिति की बात करें तो ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से। एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था।
किस संशोधन से? तो 73वां संशोधन 1992 के तहत। अच्छा, 73वां संशोधन 1992 ये लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार दरोगा के बैच में इस प्रकार से आपको डेली एक बूस्टर नोट्स मिल जाएगा और इस प्रकार से टोटल हम 100+ नोट्स आपको देने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से नोट्स है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो 1972 में। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। और भी आगे आपको क्वेश्चन कोयला से संबंधित मिल जाएगा। तो इस प्रकार से फुल डिटेल में डिस्कशन के साथ ये नोट्स तैयार किया गया है। इस प्रकार से टोटल 100+ नोट्स आपको देने वाले हैं। और बैच में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास तो मिलेगा, साथ में छोटा छोटा जो सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स होता है जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, ये नंबर है 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो साथियों भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति देता है कौन? तो चुनाव आयोग। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में चुनाव आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अच्छा, चुनाव आयुक्त को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया से। लेकिन अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? तो अन्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को अगर कह देगा कि अन्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी कि मुख्य आयुक्त चुनाव के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? और साथियों अगर आपको बिहार दरोगा के लिए फुल डिटेल में डिस्कशन के साथ सब्जेक्ट वाइज क्लास करना है तो आप लोग मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। ठीक है, यहाँ पर आपको बिहार दरोगा के लिए बैच मिल जाएगा जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास चलता है। उसमें आपको क्लास का नोट्स भी मिल जाएगा, 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएगा। आप लोग मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ओमेगा 3 एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 क्या है? वसीय अम्ल है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है, वसीय अम्ल। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो काकोरी षड्यंत्र केस है 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस का नाम 2021 में चेंज करके उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या रखा? काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के जगह पे रखा काकोरी ट्रेन कार्यवाही। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये जो षड्यंत्र था ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता था, काकोरी षड्यंत्र केस। इसलिए इसका नाम चेंज करके 2021 में क्या किया गया? काकोरी षड्यंत्र कार्यवाही। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो साथियों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बोध गया में। ठीक है, 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, भगवान बुद्ध की मृत्यु कब होती है? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर होती है। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से
किसके शासनकाल से संबंधित थे। और देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे। देखिए सबसे पहले समझते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक कवि थे, साथ में इतिहासकार थे। ठीक है, तो अमीर खुसरो कवि और इतिहासकार थे और सबसे बड़े फारसी भाषा के क्या थे, कवि थे। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो ने 7 शासकों को देखा है। ठीक है, अमीर खुसरो ने 7 वंश के शासकों को देखा है। कौन कौन सा है, तो इसमें से आपका बलबन आ जाता है। ठीक है, बलबन आ जाता है, मोहम्मद आ जाता है, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, ये सभी शासनकाल से संबंधित है अमीर खुसरो। अब 7 में से ऑप्शन में यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने की प्रथा और बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। इब्राहिम लोदी कौन था, लोदी वंश का आखिरी शासक था जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन बताते हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ध्यान रखिएगा। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, चलिए बताइए। तो नागरिकता खो देगा यदि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, इसलिए अगर किसी अन्य देश की नागरिकता कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाता है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर यह नहीं होगा, सरकार की आलोचना करने पर यह नहीं, तो केवल 1 और 2 ठीक है कंडीशन है जिससे नागरिकता समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा वाला है केवल 1 एवं 2। अच्छा, नागरिकता के बारे में किस भाग में बताया गया है, तो भाग नंबर 2 में और आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक में। नागरिकता को कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। और देखिए सेशन के लास्ट में कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि प्रैक्टिस सेट में आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट किससे संबंधित है, तो बैंकिंग संरचना सुधार से। चौथा वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, तो ये है PMSSY योजना। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तो साथियों भारत की जो राजकोषीय नीति है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, सही जवाब है वित्त मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। यह सरकार की राजस्व और व्यय नीति से संबंधित है राजकोषीय नीति। कौन इसको प्रतिपादित करता है, वित्त मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके प्रारंभ में गवर्नर कौन बने थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे, CD देशमुख। ये सब आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है, बिहार के थे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है। देखिए साथियों, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक जो है ये क्या है, DPSP यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी में आता है आर्टिकल 44 जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है और ये होता है सभी नागरिकों के लिए। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है।
अगस्त 2017 ये उस समय का करंट अफेयर्स है, छोड़ रहे हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? देखिए आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। कौन कौन से 5 प्रकार के रिट है? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका क्या है परमादेश, तीसरा है आपका प्रतिषेध, ठीक है, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो यहाँ पर पूछा गया अगर किसी व्यक्ति को पुलिस जो है गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाकर रखता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करता है तो कौन सा रिट उच्चतम न्यायालय जारी करता है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा होता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में ही क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। स्थिति विज्ञान यानी कि स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आंकड़ों के अध्ययन से। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो साथियों रिकेट्स रोग जो होता है ये विटामिन डी की कमी से, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसको हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है विटामिन डी को। रिकेट्स बोले तो सूखा रोग, तो ये विटामिन डी की कमी से। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शॉर्ट में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये एक प्रकार का क्या है? तो ये आपका प्रबल अम्ल का उदाहरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल का उदाहरण है। एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। और एसिटिक अम्ल किस में होता है? ठीक है, ये आपका होता है सिरका में। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में होता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो साथियों मानव के पाचन तंत्र में जो पाचन की प्रक्रिया है ये कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहा से, यहाँ पर मुख गुहिका। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तालचर कोयले की खान है जो कि उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। कोयला की बात करें 4 प्रकार का कोयला है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अच्छा, कोयले के प्रकार में किस प्रकार के कोयला को भूरा कोयला कहते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला बोला जाता है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो साथियों नगर कोझिकोड जो है कालीकट का ही नाम है, ठीक है। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान राष्ट्र के साथ भारतीय राज्यों की सीमाएं मिलती है। कितने राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो टोटल 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर देखिए मेघालय नहीं होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पृथ्वी का परिक्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर क्या होता है? घूरने के कारण ही दिन और रात होते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल में आपका आ जाता है धान, ठीक है, जिसको चावल भी बोलते हैं। धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है, मूंग, मूंगफली, जूट हो जाएगा, कपास, ये सब किस में आता है? सोयाबीन, गन्ना, ये सब आपका खरीफ फसल में आता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बाजरा, ये किस में आ जाता है? खरीफ में। गेहूं आपका किस में आता है? रबी की फसल है गेहूं, ठीक है। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो 2017 का पेपर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका
बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसी का उपग्रह है गैनीमीड जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का। डिमोस फोबोस किसका उपग्रह है? मंगल का। शुक्र ग्रह को सौरमंडल का चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बिहार दरोगा में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा।